सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और एजुकेशन का ऑलरेडी कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2025-26 का क्वेश्चन पेपर में था। ठीक है, तो बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। आपको पता है 40 MCQs होते हैं इसमें। पहला MCQ सबसे पहला पूछ रहा है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन बारगा वाज, तो क्या था? रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी, राइज इन द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, रिवाइवल ऑफ जमींदारी सिस्टम, या फिर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बारगदार्स। तो रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन असर्सन एंड रीजन। तो असर्सन दिया हुआ है आपको, लैंड रिफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म की बात कर रहा है। दूसरा दिया, लैंड रिफॉर्म एश्योर्स द ओनरशिप ऑफ लैंड फॉर फार्मर्स के लिए एंड रेजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ देम। तो बिल्कुल सही है, यानी असर्सन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है, द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स से फूड ग्रेन्स को लेना, उसको प्रोक्योर करना, स्टोर करना, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन की जिम्मा है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के जिम्मा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। देखिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब होता है बैंक के अलावा कोई और। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है नॉट, यानी कि बैंक को लेना है। तो मनी लेंडर्स ये नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, लेकिन हमसे पूछा है क्या? क्वेश्चन आप लोग गौर से पढ़िए, एग्जाम में क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा। नॉट पूछा है तो ट्रेडर्स भी नहीं होगा, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स भी नहीं होगा, लैंड डेवलपमेंट बैंक होगा। ठीक है, अगर सिर्फ पूछता कि अगर नॉट नहीं देता और सिर्फ पूछता कि नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कौन है, तो ये तीनों होता। ठीक है, लेकिन नॉट पूछा है तो जाहिर सी बात है एक ऑप्शन देगा बैंक का कोई, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक यहाँ करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, इज द एपेक्स बॉडी फॉर रूरल क्रेडिट इन इंडिया। तो नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी असर्सन रीजन है। यहाँ पे दिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी। सही बात है, लेकिन रीज़न क्या दिया हुआ है? डिमांड फॉर स्किल लेबर इज़ हायर इन सर्विस सेक्टर देन एग्रीकल्चर सेक्टर। नहीं, यहाँ डिमांड का कोई खेला नहीं है। असल में सर्विस सेक्टर ने ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है। इसके पीछे का वजह है 1991 का लिबरलाइजेशन पॉलिसी। आपको पता है 1991 में LPG रिफॉर्म्स लाए गए थे और लिबरलाइजेशन की बात की गई थी। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन की बात की गई थी। इसी वजह से सर्विस सेक्टर को जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न गलत होगा। तो यहाँ पर डिमांड फॉर स्किल लेबर इज़ हायर इन सर्विस सेक्टर देन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये तो बात तो सही है कि स्किल लेबर ज़्यादा चाहिए आपको सर्विस सेक्टर में। एग्रीकल्चर में अगर स्किल लेबर नहीं भी होगा तो चलेगा। रीज़न सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बोथ A एंड R आर करेक्ट, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऑप्शन बी। तो ऐसे असर्सन और रीजन को कि क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, इन चाइना द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज। तो इसका मेन मकसद था कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसको जल्दी से जल्दी ग्रो कराया जाए, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉट ट्रू फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ डिपेंड ऑन मानसून। ये तो सही है, लेकिन हमें बोला है कौन ट्रू नहीं है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन इंडिया में वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। इन इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज स्टिल रिलेटिवली लो, ये भी सही स्टेटमेंट है। द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज़ वेरी बिग, ये गलत है। इंडिया में जो लैंड होल्डिंग का साइज़ है वो बहुत कम है। तो ऑप्शन सी रॉन्ग है, और वही हमसे पूछा है कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। नॉट पूछा, नॉट कौन इफेक्ट नहीं है? सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट, ये तो था। बेनिफिट्स इंजॉयड बाय बिग फार्मर्स इन ग्रेटर क्वांटिटीज, सही बात है। स्प्रेड ऑफ कैपिटलिस्ट एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, ये भी सही है। रिडक्शन इन रीजनल इनइक्वालिटी, ये गलत है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद रीजनल इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी। रीजनल इनइक्वालिटी से यहाँ क्या मुराद है? जैसे कि आपके जो पंजाब हो गए, हरियाणा हो गए, वेस्टर्न यूपी हो गए, इन स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला था ग्रीन रिवॉल्यूशन से, लेकिन बाकी स्टेट पिछड़ गए थे, बाकी रीजन्स पिछड़ गए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। तो रिडक्शन इन रीजनल इनइक्वालिटी नहीं, बल्कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से
रीजनल इनइक्वालिटी में क्या हो गया था, इंक्रीमेंट हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है, वही हमको बताना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन हैव इज कॉल्ड, तो इसको लैंड सीलिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के वक्त इंडियन एग्रीकल्चर का स्थिति क्या था, कैसा हालत था। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स था, लेस डिपेंडेंस ऑन मानसून, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। पहला बात तो हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं था और हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ भी नहीं करते थे। जब कब यूज़ करने लगे, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। टेक्नोलॉजी कब यूज़ करने लगे, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। लेकिन हमें इंडिपेंडेंस के वक्त पूछा है। लेस डिपेंडेंट ऑन मानसून, ये भी गलत बात है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, आज भी हम मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। लेकिन जो है ये सही स्टेटमेंट है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी लो थी। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा है। इकोनॉमिक्स इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको बस आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इसमें 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हैंडलूम, पेपर, आयरन, स्टील या फिर शुगर। तो जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया वाज एंगेज्ड इन। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिपेंडेंस के वक्त हमारे पॉपुलेशन का एक ज़्यादा हिस्सा जो है किस में एंगेज था, एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर प्राइमरी सेक्टर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रेड पैटर्न अंडर ब्रिटिश रूल शोज import of manufactured goods and export of primary products, import of primary products and export of मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो ये सही है। हम ब्रिटिश क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे हम ही को, उसको बना के मैन्युफैक्चर करके। ठीक है, तो ऑप्शन बी, यहाँ प्राइमरी प्रोडक्ट से मुराद है रॉ मटेरियल्स। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द चेंजेस इन द सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया हैज़ फॉलोड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखिएगा, क्लार्क फिशर थ्योरी को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट गुड। एक वॉच फाइनल गुड्स है, कार्स एंड डीलर शोरूम ये भी फाइनल है, अपार्टमेंट भी फाइनल है। स्टील टू प्रोड्यूस कार, जी स्टील इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि उसको हम लोग फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं कोई कार बनाने के लिए, ठीक है, या फिर और भी कुछ स्टील का सामान बनाने के लिए। तो स्टील क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, फॉर एन इकोनॉमी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इतना, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड इज ₹20, इनडायरेक्ट टैक्सेस ₹20, सब्सिडी ₹10, डेप्रिसिएशन ₹10। व्हाट विल बी द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ आप देखिए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पूछा और दिया क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया। सबसे पहले जी को हमें एन में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ग्रॉस को नेट में करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो ग्रॉस कितना था, 200 था और डेप्रिसिएशन कितना यहाँ 10 है, माइनस कर देंगे तो कितना आया 190। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या हो गया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, लेकिन हमें एनडीपी चाहिए। यानी हमें जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल को हमें डोमेस्टिक करना है। डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है इसको प्लस करते थे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 190 में 20 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया, अब हमारा बन गया एनडीपी एट मार्केट प्राइस। लास्ट जो चेंज करना है, हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस को किस में चेंज करना है, फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। देखिए फैक्टर कॉस्ट को अगर मार्केट प्राइस में हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं और सब्सिडी को माइनस करते हैं। लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं, हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, सब्सिडी को प्लस करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 20, तो 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 150 और प्लस किसको करेंगे, सब्सिडी यानी 10, तो कितना आएगा 160। तो 160 विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए ये मैंने बगैर कोई कॉपी, बगैर कोई कलम इस्तेमाल की, यहीं के यहीं जो है अपने माइंड में कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वरना आपका तो एग्ज़ाम में पेपर मिलेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कर लीजिएगा। इसमें अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहा तो आप बोलिएगा, मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो ला के इसको पूरा कैलकुलेट करके आपको बोर्ड पर दिखा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। चलिए इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर डिफिकल्टी इन मेजरिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री के नेशनल इनकम को मेज़र करने में क्या सबसे बड़ा दिक्कत आता है।
एक्सपोर्ट्स, टैक्सेस, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इनकम, डेप्रिसिएशन। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इनकम जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर फॉर्मल इकोनॉमी रहेगा तो हम लोग क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम मेथड के थ्रू हम लोग नेशनल इनकम निकाल लेंगे। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रहने से कोई पता नहीं चल पाता है लेबर कितने हैं, कौन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, कहाँ कैपिटल लग रहा है, ये सब की जानकारी नहीं मिल पाती अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ठीक है। तो इसलिए इसमें काफ़ी क्या आता है, प्रॉब्लम आता है। चलिए, आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ इस तरह के और भी कंटेंट जो है वो डेली अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इन द कीनेसियन थ्योरी इट इज़ अस्यूम्ड दैट इन द शॉर्ट रन व्हेन इनकम इंक्रीजेज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो याद रखिएगा, डिक्रीज करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज, याद रखिएगा इनके बीच यही रिलेशन है कि इनका जो समेशन है वो कितना आता है, 1 आता है हमेशा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है आया है, और इस पर रिलेटेड और भी क्वेश्चन इस साल पूछे जा सकते हैं। इस साल ज़्यादा संभावना है इस तरह के क्वेश्चन एमपीसी एमपीएस को पूछने का। क्वेश्चन नंबर 21, द पेमेंट अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन रिसीव्स विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहते हैं। जैसे कि आपके फ्री बीज हो गए, आपके स्कॉलरशिप हो गए, आपके पेंशन हो गए, ये सब क्या आते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आते हैं। इसके लिए आप कोई गुड्स कोई सर्विस इसमें कॉन्ट्रीब्यूट, इनके प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर 20, रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डज नॉट इंक्रीज व्हेन, देखिए रियल जब भी आएगा ना, तो आपको याद रखना है कि ये हमेशा इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आता है, मतलब इन्फ्लेशन के अफेक्ट को माइनस करके आता है, ठीक है। और जो इन्फ्लेशन को काउंट करता है वो होता है नॉमिनल। तो ये इंक्रीज़ उस वक्त नहीं होगा जब प्राइस लेवल आपका क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि प्राइस लेवल इंक्रीज़ करता है तो उससे नॉमिनल बढ़ेगा, नॉमिनल नेशनल प्रोडक्ट, नॉमिनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये बढ़ेंगे। लेकिन रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब है कि आपका गुड्स, जो कंट्री है, जो इकोनॉमी है, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ना कि प्राइस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो रियल इस चीज़ का हमें क्या देता है, अकाउंट देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ देयर इज़ अ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एन ओपन इकोनॉमी, देखिए ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ओपन इकोनॉमी का मतलब है जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड या फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होते होंगे। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर, तो C+I+G+X-M, ये आप लोग जानते भी, इसे C+I+G+NX भी कहते हैं। NX का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ नीचे देख लेंगे आप लोग। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इज, देखिए ग्रॉस और नेट नेशनल प्रोडक्ट, आप अगर ये शॉर्ट फॉर्म में ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको देखिए क्या किस चीज़ का डिफरेंस मिल रहा है। देखिए लास्ट के दोनों में एनपी है, नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है। तो ग्रॉस से नेट जाते तो हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का फ़र्क देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, यही सब देख के स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा तो मैं बोल रहा हूँ आप 40 आउट ऑफ 40 जरूर स्कोर करोगे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, देयर आर, आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम, एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए ये लास्ट ईयर आया है, इतना इजी क्वेश्चन। 3, एक आपका होता है इनकम मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड, और एक होता है आपका प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ एमपीसी इज 0.8 द वैल्यू ऑफ कीनेसियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, देखिए कीन का जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, ठीक है, 1/1 माइनस MPC। अब इसको रखेंगे यहाँ, कैलकुलेट करेंगे तो 1/1 माइनस 0. कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसको अगर आप फर्दर यहाँ पे मैं लेके आऊँ यहाँ पे, तो आप देखिएगा आपका आएगा 1/1 में से 0.8 घटाइएगा तो 0.2 आएगा, ठीक है। इस 0.2 का अगर हम डेसिमल हटाएंगे और फ्रैक्शन करेंगे 2/10 आएगा, और 10 को ऊपर भेज देंगे तो 10/2 आ जाएगा, और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 5 ऑप्शन ए, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ जो है न्यूमेरिकल चेंज कर देता है। चलिए, आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, कॉलम मैच करना है। पहला है कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन में क्या आता है, दूसरा है 1 माइनस MPC, तीसरा है सेविंग्स अगर लेस देन 0 है, और दूसरा है स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन।
अच्छा देखिए कंजम्पशन फंक्शन है वो ये है, देखिए c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, जिसमें स्लोप वगैरह हम लोग देखते हैं। 1 माइनस एम पी सी आपका कुछ नहीं है, बस आपका एम पी एस है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एम पी एस प्लस एम पी सी, ठीक है यहाँ लिख दे रहा हूँ, एम पी सी इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, आप क्या करिए, आप इस एम पी एस को इधर लाइए इक्वल टू के इस पार, तो 1 माइनस एम पी एस होगा और यहाँ क्या बच जाएगा, एम पी सी बच जाएगा। तो क्या आएगा एम पी सी, तो 2 का सी। उसके बाद सेविंग्स लेस देन जीरो होगा, तो आपका इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगा। मतलब आप इनकम जितना कर रहे हो उतना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो कोई सेविंग्स तो आएगा नहीं, इसलिए ठीक है। और स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन हमको क्या देता है, हमको एम पी एस देता है। देखिए तो इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलता हूँ मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन इनकम लेवल, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट लेवल, डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट, डज नॉट डिपेंड ऑन आइदर इनकम लेवल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही सही है। क्वेश्चन नंबर 29, द वैल्यू ऑफ बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। देखिए बैलेंस्ड है तो इसका वैल्यू कितना होगा, इक्वल टू 1 होगा। देखिए कभी कभी ऑप्शन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया था लास्ट ईयर, लेकिन कभी कभी जीरो दे देता है, तो कोई कोई स्टूडेंट जीरो कर देते हैं। जीरो नहीं करना है, बैलेंस्ड का मतलब 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इक्वल टू 1। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है, द मेन प्रोपोजिशन ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इज, इफ थ्रिफ्टनेस इंक्रीजेस इनकम लेवल इंक्रीजेस। नहीं, अगर थ्रिफ्टनेस इंक्रीज होता है तो इनकम लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी नो गवर्नमेंट द क्रॉस डायगोनल मॉडल सोर्स इक्विलिब्रियम इनकम कब। जब याद रखिएगा जो आपका ऐसे 45 डिग्री लाइन जाता है वो इंटरसेक्ट करता है सी प्लस आई लाइन को, यानी कंजम्पशन प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट लाइन है उसको जब इंटरसेक्ट करता है। चलिए आई होप कितना आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, डेफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑकर्स ड्यू टू कौन सा ट्रांजेक्शन, तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, द नेट वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज एंड बैलेंस ऑफ अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स इज, तो इसको हम लोग करेंट अकाउंट में काउंट करते हैं, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ अ करेंसी विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी इज डिटरमाइंड बाय फ्री मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड या फिर फ्लैक्सीबल। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, एकदम ईजी है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 ये आपका होमवर्क रहेगा, कॉमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए, इफ़ अ कंट्री डिवैल्यूज इट्स करेंसी, मतलब अपने कंट्री को डिवैल्यूएट करता है, देन फॉर दैट कंट्री प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स डिक्रीजेस एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स इंक्रीजेस। सही है। चलिए, तो अपने दोस्तों तक भी आप इसे ज़रूर से शेयर करेंगे। ठीक है, अपने स्कूल ट्यूशन जहाँ पढ़ते हैं, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके, उन लोगों को आइडिया मिल सके किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आपने पूरा इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया है तो आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो आपको मालूम भी चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज जीरो। एकदम इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका रटा रटाया होगा। ठीक है, तो इसको भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 36 इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, ये दोनों मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो रीज़न है, लेकिन हमें पूछा है क्या रीज़न नहीं है। हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये भी रीजन है। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, ये भी रीजन है। ग्रोथ ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, नहीं ये कैसे हो सकता है। अगर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमसे वही पूछा, नॉट अ रीज़न। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ चाइना इज स्मॉलर देन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अब इंडिया का पॉपुलेशन जब 2025 में आपका पेपर आया था, इंडिया का पॉपुलेशन एक्सीड कर गया था चाइना से, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना का, तो इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है, तो यही इनकरेक्ट है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत ही ईजी आए थे। विच इंडेक्स इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा प्रोजेक्ट इज टेकन टू एश्योर 100 डेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम इन ईयर, तो MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था। ठीक है,
तो ये रहा आपका आज के सेशन का 40 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब के मॉडल सेट अगर आपने नहीं देखे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ साथ मॉडल सेट भी मैं करा रहा हूँ, अगर आप नहीं देखे तो आप चैनल पे जाइए। चैनल पे आपको सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा, मॉडल सेट भी मिल जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री के 2-3 मॉडल सेट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, साथ ही अभी मैंने रिसेंटली एजुकेशन का भी अपलोड किया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग जो है अपना सपोर्ट दिखाते रहें, और कोई भी आगे का कोई भी सेशन चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से ख्याल अपने रखें अपना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।